सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राजा सिंह जी द्वारा रचित कहानी आखिरी खत। शशि, तुम्हारी शादी का कार्ड मेरे सामने है और मैं कार्ड में उभरते हुए तुम्हारे उषा काल की तरह सुंदर अक्स को निहार रहा हूँ, जो कि हर पल डूबता एवं उतरता सा लग रहा है। या फिर ये भी मेरी गलतफहमी हो, जैसे अभी तक थी, कि तुम मुझसे रूठी होंगी न कि कुपित, और देर सवेर मैं तुम्हें मना ही लूंगा। परंतु मेरी समस्त संभावनाओं को निरस्त करता हुआ ये कार्ड मेरे दिल को करोच करोच कर बाहर निकाल रहा है। शशि, काश शादी के कार्ड में तुम्हारे साथ मेरा नाम होता, लेकिन नहीं, ऐसा ना होने में तुम्हारी अहम भूमिका रही। क्यों, आखिर क्यों? तुमने जीवन और सुरक्षित भविष्य के लिए अपना प्यार परवान कर दिया और मेरे जीवन को निपट अंधेरी गुफा में छोड़ दिया, तन्हा भटकने के लिए। हालांकि मेरे दिन उसी वक्त से रूखे और स्वादहीन हो गए थे जिस दिन से तुम नाराज हुई हो, परंतु अब तो दिनों से जलने और सड़ने की भी बदबू आने लगी है। तुम्हारी स्मृति पके घाव की तरह टीस रही है। याद आता है वह दिन जब तुमसे मुलाकात हुई थी, जिसने मेरे शांत निर्बाध जीवन में हलचल मचा दी थी। उस दिन तुम अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के घर आई थी और मैं तुम्हारे ममेरे भाई सुनील के साथ ऑफिस की राजनीति में उलझा हुआ था। कुछ समय बाद अचानक ही बातचीत में तुम शरीक हो गई थी। हम लोगों को तुम्हारा बीच में टपकना नागवार नहीं गुजरा था, क्योंकि तुम्हारी बातचीत में समझदारी एवं मित्रता की झलक थी। उस दिन फिर कब बातचीत बैंक की राजनीति से देश की राजनीति की ओर खिसक गई, पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने काफी विषयों में बातचीत की थी। उस दिन जब हम लोग अलग हुए थे, हम लोगों का अजनबीपन दूर हो चुका था और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने घर आने का आमंत्रण भी दे डाला था। कुछ दिनों बाद अचानक ही तुमसे पब्लिक लाइब्रेरी में मुलाकात हो गई थी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। नमस्कार करने में तुम्हारी पहल देखकर मैं अभिभूत हो गया था। वहीं पर तुमने बताया था कि हिंदी में तुम शोध कर रही हो, और जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं लेखन में संघर्षरत हूँ, तो तुम हल्के से मुस्कुराई थी और कहा था, मुझे मालूम है, सुनील भैया ने बताया था। थोड़ी देर के औपचारिक वार्तालाप के बाद तुमने अपने शोध में सहायता करने को कहा था। मैं भला क्यों इनकार कर सकता था, जबकि मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बहाने की तलाश में था। हालांकि मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा कि नहीं। तुमसे अक्सर मुलाकातें होने लगी, कभी लाइब्रेरी में और कभी तुम्हारे घर में। हम लोग अक्सर लंबी लंबी बहसें किया करते, बातचीत फिल्मों की हो या फैशन की या किसी किताब की। हम लोग अक्सर सभी विषयों में एकमत होते थे। हमारी बातचीत अक्सर साहित्य पर आकर ठहर जाती थी। तुम मेरे लेखन की काफी प्रशंसा करती थी और शायद प्रभावित भी थी। लेखन के मामले में तुम सदैव मुझे प्रोत्साहित करती रहती थी। एक दिन तुमने अपनी लिखी हुई कुछ गजलें दिखाई थी। मैं तुम्हारी संवेदनशील अभिव्यक्ति से प्रभावित हुआ था। तुम्हारे घर में भी मैं काफी घुल मिल गया था। अगर तुम्हारे घर जाने में काफी दिनों का गैप हो जाता तो तुम्हारे मम्मी पापा भी उलाहना दिया करते थे। तुमसे मिलना अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग हो गया था। जिस दिन तुमसे न मिल पाता, ऐसा लगता कुछ ऐसा है जो भूल गया हूं या फिर कुछ खो गया है। मैं तुम्हारे चुंबकीय शालीन सुसंस्कृत बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पर मर मिटा था। एक बार हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए थे। वहीं पर मैंने देखा था कि तुम्हारी शालीन गंभीरता किस तरह धुल गई थी। चेहरे और हाव भाव में बच्चों वाली उत्सुकता और खिलंदड़पना उभर आया था। मैं भ्रमित सा निश्चय नहीं कर पा रहा था कि किसी व्यक्ति में कब बचपना सवार हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। वह रूप कितना प्यारा सा था और मैं मुग्ध होकर तुम्हारे बचपन को निहार रहा था। तुम करीब करीब हर जानवर को देखकर उसकी प्रशंसा में कुछ न कुछ कह उठती थी। राज देखो, ये रंग बिरंगी चिड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना? ये देखो काले मुंह के बंदर। तुम आगे बढ़ बढ़कर इस प्रकार बात कर रही थी जैसे कोई अपने अभिभावक से सवाल जवाब करता है। फिर एक चिंपांजी के जोड़े को देखकर जो कहा, राज देखो, ये आपस में कितना प्यार करते हैं। उस पर अन्य देखने वाले हम लोगों की तरफ आकर्षित हो उठे थे और मैं झेप गया था। तब मैंने तुम्हें झिड़का था, क्या बच्चों जैसी बकवास लगा रखी है।
मेरी झुंझलाहट में तुम अपने में वापस लौट आई थी। शेष समय तुमने चुप लगा ली थी। चिड़ियाघर का शेष भाग देखने में बोझिलता उतर आई थी। रेस्तरां में भी तुम्हारी गुमसुम सूरत और चुप्पी ने मुझे अपराध बोध से भर दिया था। मैं फिर से तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनना चाहता था, मगर तुमने शायद मौन व्रत कर लिया था। लौटते समय जब मैंने कहा बुरा मान गई, तुमने कुछ जवाब न देकर सिर्फ तिरछी नज़र से देखा भरता, और वह नज़र इतनी संवेदनशील थी कि मैं भीतर ही भीतर पिघल गया था। कई दिनों तक मैं अपने व्यवहार पर पछताता रहा था। सोचता रहा कि तुमने अपमानित महसूस किया होगा मेरी झिड़की से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन तुम अचानक ही मेरे कमरे में आ धमकी थी। तुम्हारे अप्रत्याशित आगमन पर भौचक्का सा मैं अपने कमरे की अस्त व्यस्त दशा पर जब तक शर्म करता, तुमने तुरंत ऑर्डर कर डाला, राज जल्दी तैयार हो जाओ, एक जगह चलना है। रास्ते में तुमने बताया था कि मालविका के घर चल रहे हैं। आजकल उसका पति आया हुआ है और वे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया था। वजह सिर्फ यही थी कि मैं शो पीस बनना नहीं चाहता था। तुम बेफर उठी थी। क्यों क्यों आखिर क्यों? जब मैंने कहा लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे जब जब मैं कुछ छिपाऊंगी। राज, तुम्हें लेकर मैं किसी भी प्रकार की शर्म नहीं महसूस थी, बल्कि तुम्हारा साथ मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर तुम क्यों झिझकते हो? आखिर क्यों? मैंने सफाई देने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी जिद के आगे मेरी एक न चली और मुझे जाना पड़ा था। तुम्हारी सहेली की नई नई शादी हुई थी और उसका पति आया हुआ था। हम लोग आपस में जल्दी ही घुल गए थे, लेकिन वहीं पर तुम्हारा एक और भी रूप निखरा, किसी को परेशान करने वाला शैतान लड़की का रूप। कुछ कुछ चंचल सा। काफी प्यारी लग रही थी तुम, और कुछ कुछ अविश्वसनीय भी। जब तुम अपनी सहेली के पति से पिक्चर दिखाने और होटल आदि चलने के लिए आग्रह कर रही थी, वह बहाने पर बहाने कर रहा था और तुम तरह तरह से तर्क वितर्क द्वारा उसे राजी करने का प्रयत्न कर रही थी। तुम्हारे मनोहार करने का ढंग काफी आकर्षित कर रहा था मुझे। आखिर तुम्हारी सहेली को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वे महाशय राजी हुए थे नाश्ता कराने के लिए, और हम सब लोग गए थे घूमने फिरने, तथा होटल में नाश्ता भी किया था। वहां से लौटने पर तुम मुझसे जमकर लड़ी थी। तुम्हारा कहना था होटल में बिल का भुगतान मुझे करना चाहिए था, जबकि मेरा कहना था कि जब तुमने उसे खर्च करने को राजी किया था तो मेरा पेमेंट करना मुनासिब न था, और अगर मैं ऐसा करता तो एक तरह से तुम्हारे और उसके बीच समझौते में मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप होता। मगर तुम्हें मेरे तर्क संतुष्ट नहीं कर पाए थे। तुमने उस दिन जो कहा था आज भी मेरे दिल में सुरक्षित है। तुमने कहा, राज, मैं तुम्हें इसीलिए सहेली के घर ले गई थी कि मैं सिद्ध कर सकूं कि अपने द्वारा पसंद किए गए जीवन साथी हर मामले में घर वालों द्वारा तय किए गए से बेहतर होते हैं। तुम सूरत, शक्ल, पर्सनालिटी हर एक में उससे बेहतर हो, और अगर तुमने आगे बढ़कर पेमेंट कर दिया होता तो मुझे नीचा न देखना पड़ता। मैं कहता पर मेरी तो सुनो, परंतु तुमने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मनाते मनाते थक गया था, परंतु तुम तनी ही रही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम छोटी छोटी बातों को कितने गहरे स्तर तक ले जाती हो। यकीन मानो शशि, तुम्हारी उसी झिड़की का ही परिणाम है कि मैं तब से सदैव आगे बढ़कर पेमेंट करता हूँ, और इसी कारण मैं अपने फ्रेंड सर्कल में काफी लोकप्रिय भी हूँ। परंतु शशि, तुम्हें क्या हुआ? तुम अपनी ही बात भूल गई। प्रेमी को हर मामले में श्रेष्ठ सिद्ध करने वाली आज क्यों घर वालों द्वारा पसंद किए गए लड़के के साथ शादी करने जा रही है? तुम अपनी मान्यताओं से इस तरह से मुंह मोड़ लोगी, यकीन नहीं आ रहा है। उस समय भी मन इतना खिन्न और स्थापित नहीं रहता था जब अपने बॉस से लड़ाई चल रही थी, जितना आजकल है, क्योंकि उस समय तुम मेरे साथ थी। तुम्हारी हौसला अफजाई जिंदगी में एक नया उत्साह पैदा किया करती थी। हालांकि तुमने कभी भी मेरा फेवर नहीं किया, परंतु तुम्हारा यह कहना कि राज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आखिर तुम्हारे जैसे व्यक्ति से किसी की लड़ाई हो सकती है? यकीन नहीं आता। और फिर तुम किसी से लड़ भी सकते हो, ताज्जुब होता। मन को भीतर तक भिगो जाता था। परंतु मेरे विषय में ऐसे ख्यालात रखने वाली क्यों अपने ही ख्यालातों से लड़ाई कर बैठी है? ये तुम जान ही गई हो कि मैं लड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि शशि वह लेखक ही क्या जिसने किसी स्तर पर लड़ाई न लड़ी हो, और आज मैं तुम्हारी यादों से लड़ाई कर रहा हूँ। तुम मुझे कितना जानती थी। याद करता हूँ तो एक हुक सारे दिलो दिमाग में यातनाओं का जाल डाल जाती है।
मेरे बॉस को अपनी गलती महसूस हुई और उसे कहना पड़ा, मिस्टर तुम्हें समझने में गलती हुई, मैं मिसगाइड किया गया था और सब कुछ सामान्य हो गया था। उस दिन से ही ऐसा लगा था कि जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारा साथ अनिवार्य सा है। शशि, वह दिन भी आया जबकि न केवल तुम मुझसे लड़ी बल्कि मेरा साथ भी छोड़ दिया, और उस समय जबकि तुम्हारे साथ की नितांत आवश्यकता थी। काफी दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि बैंक की नौकरी में इतना खलास हो जाता हूँ कि लेखन के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता है। इस कारण अपना लेखक को प्राप्त करने के लिए मैं नौकरी छोड़ आया था। घर में मेरे इस कदम से भूचाल आ गया था। घर वालों ने मूक विद्रोह किया था, सबने मुझसे बोलना छोड़ दिया था। मैं घर में एक निर्बल टापू सा अस्तित्वहीन हो गया था, और इस टापू के प्रति बड़ी निर्मम भूमिका निभाई तुमने। निरंतर कोसने वाले तीखे शब्दों की गोलाबारी करके तुम बरस रही थी। आखिर तुम मुझे अपमानित करने पर तुले क्यों हो? तुम्हारे घर वाले इसका कारण मुझे समझ रहे होंगे। आखिर तुम्हारे ऊपर घर की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? अब तुम करोगे क्या? सारा समय निठल्ले होकर प्यार फरमाओगे? आखिर मैं ही सब कुछ नहीं, फिर मेरे साथ ही क्या अच्छा हुआ? राज, तुमको लेकर मैंने कितने सपने बुने थे। सोचा था आज तुम क्लर्क हो, कल ऑफिसर बनोगे। मैं तुम्हें ऊंचाई पर जाते देखना चाहती हूँ और तुम मुझे नीचा दिखाने पर आमादा हो। और तुम सुबक पड़ी थी, बड़ी देर तक सुबकती रही थी। मैं असहाय सा तुम्हें देखता रह गया था और तुम उठकर अपने घर चली गई। मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। क्या करता? तुम खुद दुखी होकर मुझे दुख देकर जा रही थी। अगले दिन मैं अपनी बात कहने के उद्देश्य से तुम्हारे घर पहुंचा था। तुम्हारा चेहरा आंसुओं से धुला सा लगा था। शायद तुम रात भर रोती रही थी। तुम्हारी आंखें शांत एवं तटस्थ सी लगी थी। तुमने अनचाहे ढंग से मेरा आगमन स्वीकारा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस माहौल में मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा, मगर बात तो करनी ही थी। मैंने कहा, शशि, मेरी बात धीरज से सुनो तो सही। आखिर मैंने नौकरी छोड़ी क्यों है? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एक आम आदमी की तरह मरूं। अपना लेखन प्राप्त करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। इतना सुनकर तुम्हारे चेहरे और आंखों में व्यंग्य तथा उपहास के मिले जुले भाव उभर आए थे। यह देखकर मैं एक पल को हकबकाया था, मगर मैंने अपना कहना जारी रखा, यह सोचकर कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को उभार कर तुम्हें अपने से सहमत करा लूंगा। ये मेरा लेखन ही है जिसने तुम्हें मेरे इतना करीब ला दिया था। तुम ही सोचो, तुम मेरे लेखन को कितना पसंद करती हो और हर दम बेहतर लिखने को उत्साहित करती रही हो। आखिर अपनी और तुम्हारी चाह के कारण ही तो मैंने ऐसा किया है। मगर तुम्हारा जवाब तीखा एवं कठोर था, जिससे मैं मर्मांतक रूप से घायल हो गया था। तुमने कहा, पसंद तो मैं नौटंकी भी करती हूँ, इसका मतलब यह है कि नौटंकी वाले से शादी कर लूं? मैं समझ गया था कि तुम मुझे प्रताड़ित करना चाहती हो, परंतु फिर भी मैंने अपना धीरज नहीं खोया था। क्या कहती हो शशि? कुछ तो सोच समझ के बोला करो। तुमने हताश स्वर में जवाब दिया था। अब समझने के लिए बचा ही क्या है? आज नौकरी छोड़ना तुम्हारी अस्थिर मनोवृत्ति का परिचायक है, और जो व्यक्ति अपने भविष्य को इस तरह ठोकर मार सकता है वह मुझे नाउम्मीदियों के सिवा दे भी क्या सकता है? तुम्हारी दलील सुनकर मैं सन्न रह गया था और अपना समूह लेकर वापस लौट आया था। उस दिन मुझे पता चला था कि जिसे मैं बुद्धिजीवी समझता था वह निहायत एक घरेलू लड़की है, जिसके लिए संपन्नता ही सब कुछ है। तुम्हारे इस तरह से मुंह मोड़ लेने के बाद मेरी एक हसरत थी कि मैं एक ऐसी नौकरी खोज सकूं जिसे तुम फक्र समझती हो और जो मेरे लेखन में भी सहायक हो। मुझे कॉलेज में लेक्चररशिप मिली। मैं बड़े उत्साह से तुम्हें बताने गया था, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अफसोस, तुम्हारी मंगनी हो गई थी। शशि, तुमने इतना बड़ा फैसला करने से पूर्व मुझे बताया तक नहीं। निस्संदेह यह बहुत बड़ी ज्यादती थी मेरे साथ। मेरा मन बहुत भारी हो गया था। शशि, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा तुमने मुझे दी थी। उस दिन मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पाया, वापस लौट आया था अपने लेखन की कीमत चुकाकर। आते समय भी तुमने एक बार भी अपनी शादी में आने को नहीं कहा था, हालांकि तुम्हारे मम्मी डैडी ने काफी कहा था। आज भी कार्ड भेजते समय तुमने मेरे नाम एवं पते के सिवा कुछ नहीं लिखा, जैसे तुमने अपने मन को इतना बांध कर रखा है। याद है शशि, अपने इतने दिनों की जान पहचान में हम लोगों ने कभी एक दूसरे को खत नहीं लिखे, क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यह मेरा प्रथम और अंतिम प्रेम पत्र होगा। हालांकि यह प्रेम पत्र ना होकर शिकायत पत्र हो गया है,
मगर यकीन मानो शशि, तुमसे शिकायत करने का कोई इरादा नहीं था। बहुत दिनों से भीतर ही भीतर कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। सोचा तुम्ही को सुनाऊं, क्योंकि अब भी अपने करीब जिसे सबसे ज्यादा समझ सकता हूँ वह तुम ही हो। तुमसे जुड़े रहने का लालच इतना है कि कई दिनों से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या उपहार दूं जिससे कि अगर तुम मुझे भूलने की ओर अग्रसर हो तो वह उपहार पुनः मेरी यादों में घसीट लाए। उपहार के नाम पर याद आया, एक बार तुम्हारे जन्म दिवस पर मैंने भेंट स्वरूप एक कैसेट मुकेश के गानों को दिया था और उस समय तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी ठंडी थी कि मैं भीतर ही भीतर सहम गया था और निश्चय किया था कि आइंदा से कभी भेंट के रूप में तुम्हें कोई वस्तु नहीं दूंगा। याद है तुमने क्या कहा था? राज, तुम इतने प्यार से यह लाए हो इसलिए रखे लेती हूँ, परंतु पता नहीं क्यों मुझे उपहारों से रिझाने की गंध आती है। निश्चय ही मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे रिझाने की कोशिश करे। उपहारों के प्रति तुम्हारी इतनी अनासक्ति जानते हुए भी अपने आप को इस मोह से मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए कई दिन से परेशान भी हूँ कि ऐसा क्या दिया जाए जिससे तुम्हें भेंट से रिझाने की गंध ना आए, बल्कि वह भेंट हमारी यादों को महकाए। साड़ी जिसके रेशे रेशे में मेरा प्यार सिमट आए, नहीं, बड़ी चलताऊ चीज होती है। कोई किताब, परंतु किताब के काले अक्षर क्या मेरे प्यार की गहराई तक उतर पाएंगे? या फिर कोई एलपी, मगर लाख के बने रिकॉर्ड क्या मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकेंगे? नहीं। या फिर खूबसूरत गजलों का कोई कैसेट? नहीं, ये सब कुछ भी ठीक नहीं है। डरता हूँ तुम्हारी काली सागर सी गहरी आंखें किसी भी उपहार को वापस मेरे पास नहीं कर देंगी। अस्वीकृत उपहार की व्यथा। इसलिए मैं अपने इसी पत्र को उपहार के रूप में तुम्हें प्रेषित कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी के उपलक्ष्य में मेरी तेरी प्रेम कहानी का दस्तावेज। उम्मीद है इस उपहार से तुम्हें मेरी याद आती रहेगी और इसे अस्वीकृत नहीं करोगी। अब भी अपनी नजर में तुम्हारा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।